नमस्कार दोस्तों। आजकल बजट सत्र चल रहा है। हमने सोचा क्यों ना आज बजट पर ही चर्चा किया जाए। दोस्तों, बजट को कैसे पास किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सब पर चर्चा आज इस सेशन में होने वाला है। दोस्तों, विभिन्न मंत्रालय द्वारा देश के विकासात्मक कार्यों के लिए मांगे जाने वाले अनुदान या पैसे को ही बजट कहते हैं। इस बजटीय नीति का नियमन और निर्देशन सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। बजटीय नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन करना है और साथ ही साथ संसाधनों को इकट्ठा भी करना है। इस प्रकार बजट पारित करके हम वित्तीय नियंत्रण रखते हैं। वित्तीय नियंत्रण रखने का वैसे और भी तरीका होता है, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और कैग जो होते हैं वित्तीय नियंत्रण रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि कहीं भी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर आय व्यय का वार्षिक विवरण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखिए, बजट में सरकार की आय और सरकार के खर्च का विवरण किया जाता है। सरकार का आय जो होता है वह कर से होती है, उधार वापसी से होती है और उद्योगों के विनिवेशीकरण से भी होता है। और सरकार का जो खर्च होता है वह योजनागत खर्च और गैर योजनागत खर्च के रूप में किया जाता है। बजट के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है भारित व्यय और दूसरा होता है अन्य व्यय। भारित व्यय के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसे संचित निधि पर भारित व्यय कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते, कैग के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, सरकार की उदारियां और अन्य देयताएं और सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते जो होते हैं वे भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। जबकि दोस्तों, बजट के अन्य व्यय के लिए संसद की इजाजत की जरूरत होती है। अन्य व्यय को अनुदान की मांग या डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में रखा जाता है। जब सरकार की विभिन्न मंत्रालय विभिन्न योजनाओं में खर्च करने के लिए संसद से पैसे की मांग करते हैं तो इसी को अनुदान की मांग कहा जाता है। भारत में कुल 139 विषयों के लिए अनुदान की मांग की जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और एक दिन इन सभी मंत्रालय के अनुदानों की मांग को वित्त मंत्री लोकसभा की पटल पर रख देता है। इसी को बजट का प्रस्तुत करना कहा जाता है। अनुदान की मांग को प्रस्तुत करने के बाद संसद एक एक अनुदान की मांग पर अलग अलग चर्चा करती है और मतदान करके इसे पारित कर दी जाती है। जैसे देखो, शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्री अनुदान की मांग कर रहे हैं। भले ही वह शिक्षा व्यवस्था को सुधार न पाए, पेपर लीक को रोक न पाए, फिलहाल इस प्रकार से सभी मंत्रालय संसद से पैसे निकलवाने के लिए अनुदान की मांग करते हैं। जब सभी अनुदान की मांग पारित हो जाती है तो इसे जोड़ लिया जाता है। अब कुल मतदान की मांगों को भारित व्यय के साथ महायोग कर लिया जाता है। इसी को विनियोग विधेयक कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 114 में किया गया है। इस विनियोग विधेयक को धन विधेयक की तरह पारित किया जाता है। इसी को बजट का पारित होना कहा जाता है। बजट पारित होने का अर्थ यही है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग संचित निधि से निर्धारित पैसा निकाल सकते हैं। अब ये विभिन्न मंत्रालय तीन तरह से पैसे की मांग कर सकते हैं, जैसे लेखा अनुदान के रूप में। जब कभी समय से बजट पारित नहीं हो पाता तो सरकार के खर्च चलाने के लिए कुछ अग्रिम धनराशि की स्वीकृति दे दी जाती है। इसी को लेखा अनुदान कहा जाता है। चुनावी वर्ष के 3-4 महीने के लिए लेखा अनुदान पारित करना होता है, जैसे फरवरी 2024 में बजट पारित किया गया था। इसी को अंतरिम बजट या तदर्थ बजट कहा जाता है। इस तरह तदर्थ बजट लेखा अनुदान ही होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। जहां लेखा अनुदान 1-2 महीने के लिए पारित किया जाता है, वहीं तदर्थ बजट 3-4 महीने के लिए पारित किया जाता है। लेखा अनुदान में केवल व्यय का ब्यौरा होता है, जबकि तदर्थ बजट में प्राप्ति और व्यय दोनों का ब्यौरा होता है। पैसा निकलवाने के लिए दूसरा तरीका होता है अनुपूरक अनुदान। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में बजट में निर्धारित धन से अधिक जब धन लगता है तो उस अतिरिक्त धन की स्वीकृति संसद दे देती है। इसी को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है और इस तरीके से पैसा निकाला जाता है। तीसरा तरीका होता है पैसा निकलवाने का प्रत्यानुदान या अपवाद अनुदान। यदि देश के समक्ष ऐसी कोई अपवादिक स्थिति पैदा हो गई है जिसकी कल्पना बजट बनाते समय नहीं की गई है, तो ऐसी अपवादिक स्थिति से निपटने के लिए संसद सरकार को एक मुक्त धनराशि दे देती है।
इसी धनराशि को प्रत्यय अनुदान या अपवादिक अनुदान कहा जाता है। इस अनुदान को सरकार के हाथों में संसद का पूरा चेक भी कहा जाता है। दोस्तों, जिस समय विभिन्न मंत्रालय से पैसे निकलवाने के लिए अनुदान की मांग करते हैं, उसी समय उनके बेफिजूल खर्चे को रोकने के लिए 3 तरह से प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। पहला कटौती प्रस्ताव होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की भाषा इस तरह से होती है कि अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। यानी इस भाषा से स्पष्ट होता है कि यहाँ संसद यानी लोकसभा सरकार की नीति से संतुष्ट नहीं है। यह सबसे खतरनाक कटौती प्रस्ताव होता है। यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार पर इस्तीफा देने का नैतिक दबाव बढ़ जाता है। हालांकि सरकार इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं होता। दूसरा कटौती प्रस्ताव होता है अर्थगत कटौती प्रस्ताव। इसकी भाषा होती है कि अनुदान की मांग में डैश रुपए की कमी कर दी जाए। यानी इस भाषा से यह स्पष्ट होता है कि संसद बेफिजूल खर्चे को रोकने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इसे मितव्ययता कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। तीसरा कटौती प्रस्ताव होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसकी भाषा होती है कि अनुदान की मांग में 100 रुपए की कमी कर दी जाए। इस भाषा से स्पष्ट होता है कि यहाँ संसद किसी विषय के पीछे नीति के संबंध में छोटी मोटी शिकायत दर्ज करवा रही है। इस प्रकार बजट में बेफिजूल खर्च को दरकिनार करके अनुदान की मांग को पूरा की जाती है। हालांकि बजट कई प्रकार के होते हैं, जैसे पारंपरिक बजट होता है। इसमें केवल प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है, इसमें लक्ष्य का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। दूसरा होता है निष्पादन बजट। इस बजट में प्राप्ति और व्यय के साथ साथ लक्ष्य का भी विवरण किया जाता है। बजट प्रस्तुत करने से पहले पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा की जाती है। इसी समीक्षा के आधार पर नया बजट बनाया जाता है। भारत में इसी बजट को प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह अमेरिकी अवधारणा है। तीसरा बजट होता है आउटकम बजट। जहां निष्पादन बजट लक्ष्योन्मुखी होता है, वहीं आउटकम बजट जो होता है प्रभावोन्मुखी होता है। जैसे 100 प्राइमरी स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित करना निष्पादन बजट कहलाता है, जबकि 100 प्राइमरी स्कूल खोलने के बाद साक्षरता में कितनी की वृद्धि हुई है, इसकी समीक्षा करना आउटकम बजट कहलाता है। भारत में पहली बार 2004-2005 में आउटकम बजट पारित किया गया। चौथा होता है शून्य आधारित बजट। जहां निष्पादन बजट पिछले वर्ष की समीक्षा के आधार पर बनाकर तैयार किया जाता है, वहीं शून्य आधारित बजट का कोई आधार वर्ष नहीं होता। योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नए सिरे से पैसा निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसे जीरो बजटिंग कहा जाता है। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शून्य आधारित बजट पेश किया। भारत में शून्य आधारित बजट का प्रयोग 1986 में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ विभागों में पेश किया था। लेकिन यहाँ आपको यह स्मरण होना चाहिए कि बीपी सिंह के काल में ही भारत की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति बनाई गई थी। और पांचवा होता है जेंडर बजटिंग। इसे लिंग आधारित बजट भी कहा जाता है। यह बजट महिला सशक्तिकरण के लिए होता है। बजट में महिलाओं के लिए अलग से आवंटन करना जेंडर बजटिंग कहलाता है। पहली बार 2005-2006 के बजट में भारत के लिए लिंग आधारित बजट का प्रावधान किया गया। दोस्तों, बजट में जब कमजोर वर्गों के लिए विशेष वस्तुओं का प्रावधान किया जाता है तो इसी को मेरिट ग्रुप कहा जाता है। जैसे दोपहर में भोजन की योजना का प्रावधान करना। भारत में पहला बजट 1860 में लॉर्ड केनी के काल में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। 1924 में अकबर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। यह समिति 1921 में गठित की गई थी। 2017-2018 में मोदी सरकार ने पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। बजट 2024-2025 को देखें तो इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन गई है, जबकि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। बजट 2024 से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय।